एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेक। आज हम आप सभी के लिए भारत का भूगोल लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में बिहार के पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए, दिल्ली शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे या फिर गोदावरी नदी के किनारे? तो देखिए, दिल्ली जो है ये स्थित है यमुना नदी के किनारे। अगर बात किया जाए, दिल्ली, मथुरा, आगरा और इटावा, ये चारों जो है कहाँ पे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। आप लोग बताइए, गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है? तो आप लोग याद कर लीजिए कि गंगा नदी के किनारे जो है हरिद्वार है, कन्नौज है, कानपुर है, उसके बाद इलाहाबाद है, वाराणसी है, उसके बाद पटना, मुंगेर और भागलपुर। तो हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुंगेर और भागलपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन आप लोगों से गंगा नदी के किनारे वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। अगर पूछेगा कि गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे जो है लखनऊ स्थित है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो बताइए, लेप्चा जनजाति जो है मुख्यतः कहाँ निवास करती है? मेघालय में निवास करती है, मिजोरम में, सिक्किम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो देखिए, लेप्चा और भूटिया जनजाति, ये दोनों जनजातियां जो हैं ये सिक्किम में निवास करती हैं। कहाँ पे? सिक्किम में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। मेघालय में गारो, खासी और जयंतियाँ पाई जाती हैं, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो बताइए, लेप्चा और भूटिया जनजाति कहाँ की है? तो लेप्चा और भूटिया कहाँ की है? सिक्किम की है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया है? तो बताइए, गन्ने की खेती को, गेहूं की खेती को, धान की फसल को या फिर सब्जी के फसलों को? तो देखिए, भारत में हरित क्रांति जो है इस सर्वाधिक किसे प्रभावित किया था? गेहूं की फसल को। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ये बताइए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ये बताइए कि हरित क्रांति जो है किस दशक में स्टार्ट हुआ था और इसका करेक्ट सन क्या है? तो 1960 के दशक में। अगर दशक पूछेगा तो 1960 के दशक में स्टार्ट हुआ था। अगर पूछेगा कि हरित क्रांति जो है प्रारंभ कब हुआ था, तो 1966-67 में प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? तो बताइए, देश में ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत का श्रेय जो है किसे दिया? बताइए, एमएस स्वामीनाथन को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को या फिर एमजी मेनन को या फिर जयंत नार्लिकर को? तो देखिए, देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ये बताइए कि दूध में जो है, दूध का रंग जो है सफ़ेद क्यों होता है और दूध का रंग पीला क्यों होता है? तो देखिए, एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूध का सफ़ेद होने का कारण है केसिन और पीला होने का कारण है कैरोटीन। तो इन दोनों में बहुत लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, पीला अगर पूछेगा तो कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला दिखता है और सफ़ेद रंग दिखता है केसिन के कारण। अगर पूछेगा कि दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 जो है दूध का पीएच वैल्यू होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर पूछेगा कि नींबू का पीएच वैल्यू कितना होता है, 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2 जो है किसका है? नींबू का पीएच वैल्यू है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर घंटे में बताइए है?
तो देखिए भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य के समय में जो अंतर है 5.5 घंटे का है। कितने घंटे का है? 5.5 घंटे का अंतर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो बताइए भारत का लगभग पूरा क्षेत्र जो है किस हेमिस्फीयर में स्थित है? बताइए दक्षिणी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, या फिर उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, या फिर दक्षिणी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारत का लगभग पूरा क्षेत्र जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए भारत का जो पूरा क्षेत्र है ये उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। तो बताइए जनसंख्या घनत्व जो है क्या होता है? किसी क्षेत्र में रहने वाले स्त्री पुरुष की संख्या को कहते हैं, या फिर प्रति किलोमीटर मनुष्यों की संख्या को कहते हैं, या फिर प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या को कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले मनुष्यों की संख्या को क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कन्याकुमारी जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, या फिर कर्नाटक में स्थित है, या फिर उड़ीसा में स्थित है। तो देखिए कन्याकुमारी जो है ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि कन्याकुमारी जो है कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बताइए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बताइए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, नागपुर में स्थित है, या फिर रुड़की में स्थित है। तो देखिए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है ये है रुड़की में। कहाँ पे है? रुड़की में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। बताइए लखनऊ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए लखनऊ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछेगा कि दिल्ली जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली, मथुरा, आगरा और इटावा ये चारों शहर जो है कहाँ पे स्थित हैं? तो ये चारों स्थित हैं यमुना नदी के किनारे। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है और आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो बताइए भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था? बोकारो में, जमशेदपुर में, भिलाई में, या फिर राउरकेला में। तो देखिए भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना जो था ये जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा कि जमशेदपुर कहाँ पे है तो झारखंड में है। अगर पूछेगा कि जमशेदपुर में स्थापित किया गया था लेकिन यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर सन पूछेगा कि किस सन में इसे स्थापित किया गया था तो 1907 में। कब स्थापित किया गया था? 1907 में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगर पूछेगा कि बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बोकारो जो है झारखंड में है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र जो है झारखंड में तो है लेकिन किस विदेशी देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। अगर पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था तो थर्ड पंचवर्षीय योजना में। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे पूछेगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किस राज्य में है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। अगर पूछेगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किस विदेशी देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कि
एक पूछता है कि राउरकेला, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी वाला राउरकेला इस्पात संयंत्र पूछेगा, तो ये कहाँ पे है? राउरकेला इस्पात संयंत्र है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और किस विदेशी देश के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। और ये सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत इसे स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी बात हम आपको बोले हैं या फिर याद नहीं होगा तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो बोकारो, भिलाई, राउरकेला, ये इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। तो बताइए उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? बाजरा है, मक्का है, चावल है या फिर गेहूं है? तो देखिए उत्पादन की दृष्टि से जो है भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है ये चावल है। क्या है? चावल है। और जो है अगर आपसे पूछेगा कि भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में जो है चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अपने उद्गम स्थान में गंगा नदी जानी जाती है। तो बताइए अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जो है जानी जाती है मंदाकिनी के नाम से, अलकनंदा के नाम से, या फिर हुगली के नाम से, या फिर भागीरथी के नाम से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए गंगा नदी को किसके रूप में जाना जाता है? तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो पहले आप लोग ये बताइए कि राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो राउरकेला स्टील प्लांट जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा में स्थित है, लेकिन किस विदेशी देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। और पूछे गए कि राउरकेला जो है एक किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। और ये बताइए ये बिजली किसको प्रदान करती है? तो हीराकुंड बांध को प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है। तो बताइए भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? डूरंड रेखा से, या फिर मैकमोहन रेखा से, या फिर हिंडनबर्ग रेखा से, या फिर रेड क्लिफ रेखा से। तो देखिए भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है सीमा रेखा को निर्धारित करने के लिए ये डूरंड रेखा का उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है क्या है? करेक्ट आंसर है। देखिए भारत और अफगानिस्तान नहीं रहेगा, यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैकमोहन रेखा जो है मैकमोहन रेखा के द्वारा जो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण होता है। किसके बीच होता है? मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर पूछेगा कि हिंडनबर्ग रेखा जो है हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है। किसे करता है? जर्मनी और पोलैंड को हिंडनबर्ग रेखा अलग करता है। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद रखना चाहिए। रेड क्लिफ रेखा तो आप सभी लोग जानते होंगे। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान क्या है? भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाला क्या है? रेड क्लिफ है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं। तो बताइए रेलवे के यात्री डिब्बे जो होते हैं ये कहाँ पर निर्मित होते हैं? वाराणसी में, चितरंजन में, पैराम्बू में, या फिर कोचीन में। तो देखिए रेलवे के यात्री डिब्बे जो हैं ये वाराणसी में निर्मित होते हैं। कहाँ पे निर्मित होते हैं? ये पैराम्बू में निर्मित होते हैं। कहाँ पे? पैराम्बू में निर्मित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाराणसी में डीजल वाला रेलवे की यात्री डिब्बे नहीं, डीजल डिब्बे जो है ये होते हैं वहाँ पे वाराणसी में, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो बताइए भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह है, बीकानेर है, जैसलमेर है या फिर चेरापूंजी है? तो देखिए भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है ये कौन सा है? तो ये लेह है। कहाँ पे है? लेह जो है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। लेकिन अगर बात किया जाए भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मानसीराम है। अगर विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछेगा तब भी मानसीराम है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। लेकिन अगर पूछेगा कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है किस जिला में होता है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है ये होता है किशनगंज में। कहाँ पे होता है? किशनगंज में होता है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कि बिहार के किस जिले में सबसे कम न्यूनतम वर्षा मतलब कहाँ पे होता है? तो गया में होता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो बताइए थारू लोगों का जो है निवास स्थान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या फिर बिहार में है? तो देखिए थारू लोगों का जो है निवास स्थान जो है ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति। कौन सी जनजाति मनाती है? थारू जनजाति मनाती है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है हजारी उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो बताइए हजारी उर्वरक कारखाना जो है ये किस पर आधारित है? पेट्रोलियम पर आधारित है, प्राकृतिक गैस पर आधारित है, नेफ्था पर आधारित है या फिर कोल पर आधारित है? तो देखिए हजारी उर्वरक कारखाना जो है ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। किस पर? प्राकृतिक गैस पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर आधारित है? तो बताइए नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया है, गोदावरी नदी पर बनाया गया है, कृष्णा नदी पर बनाया गया है या फिर नर्मदा नदी पर बनाया गया है? तो देखिए नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा और लंबा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। ये बताइए नागार्जुन सागर बांध जो है किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? पटना में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है या फिर शिमला में स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा आप लोगों से कि राष्ट्रीय मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय मौसम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? दिल्ली में है। अगर पूछेगा कि आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो शिमला में है। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए भारत जो है किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? टीन में, चांदी में, सोना में या फिर ग्रेफाइट में? तो देखिए भारत जो है एक ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। किसके उत्पादन में? ग्रेफाइट के उत्पादन में जो है भारत जो है आत्मनिर्भर है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा कि काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना किसे कहा जाता है? बताइए ग्रेफाइट को ही काला सोना भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर पूछेगा कि एकमात्र अधातु जो है कौन सा है जो सुचालक है? तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछेगा कि एकमात्र अधातु का नाम बताइए जो सुचालक हो, तो ये क्या है? ग्रेफाइट ही है। कौन सा है? ग्रेफाइट है। अगर पूछेगा माइका जिसे अभ्रक भी कहा जाता है, ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है और ताप के सुचालक होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अभ्रक या फिर माइका जो होता है
इसे जो है ये जो है विद्युत का कुचालक होता है तथा ताप का सुचालक होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलार स्वर्ण खदानें जो है किस राज्य में स्थित हैं? तो बताइए कोलार का स्वर्ण खदान जो है किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, बिहार में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है या फिर कर्नाटक में स्थित है? तो देखिए कोलार का स्वर्ण खदान जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोलार स्वर्ण खदान जो है किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो बताइए भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग है जो सर्वाधिक रोजगार को प्रदान करता है? लोहा एवं इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है या फिर चमड़ा उद्योग है? तो देखिए भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग है जो सर्वाधिक रोजगार को प्रदान करता है? तो यह सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि सूती वस्त्र का कारखाना जो है सबसे पहले कहाँ खोला गया था, तो ये सबसे पहले खोला गया था पश्चिम बंगाल में। कहाँ खोला गया था? पश्चिम बंगाल में 1818 में खोला गया था, जो कि असफल रहा था। क्या था? असफल था। इसे आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि सूती वस्त्र का सेकंड कारखाना कहाँ खोला गया था या फिर सूती वस्त्र का सफल कारखाना कहाँ खोला गया था, तो 1854 में मुंबई में खोला गया था। कहाँ पे? 1854 में मुंबई में खोला गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? तो देखिए आपको जितने भी इस्पात संयंत्र कारखाने थे सबको हम बताए हैं, और कौन सा कारखाना किस विदेशी देश के सहयोग से स्थापित किया गया था इसका भी हम लोग जिक्र किया है। तो देखिए बोकारो इस्पात कारखाना जो है, पहली बात तो बोकारो इस्पात कारखाना जो है किस राज्य में है? तो बोकारो अगर आपसे पूछेगा कि इस्पात कारखाना जो है कहाँ पे है, तो ये झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। और किस विदेशी देश के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ या फिर इसी को क्या कहते हैं, रूस के सहयोग से। ये बात आपको पता होना चाहिए। हम आपको इसके बारे में अच्छे से बात किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए गंगा के दक्षिण भाग में जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? भागर मिट्टी के नाम से, लाल मिट्टी के नाम से, बलथर मिट्टी के नाम से, करेल कवाल मिट्टी के नाम से? तो देखिए गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसे कहते हैं करेल कवाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी कहते हैं? करेल कवाल मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत में जो है सर्वाधिक मिट्टी कौन सी प्रकार की पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 43% भाग पर जो है जलोढ़ मिट्टी का ही विस्तार है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी करेल कवाल या फिर इसी को बागर भी कहते हैं। अगर पूछेगा कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो खादर कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक जो है किस राज्य में पाया जाता है, तो यूपी में पाया जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोगों से पूछेगा कि काली मिट्टी जो है सर्वाधिक कहाँ मिलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि काली मिट्टी जो है सर्वाधिक पाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। और काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और इसके साथ साथ इसी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। अगर बात किया जाएगा कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी किससे कहते हैं, तो काली मिट्टी को ही कहते हैं। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए सिमलीपाल जो है मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए, हिरण के लिए,
भालू के लिए या फिर तेंदुआ के लिए। तो देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिमलीपाल जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में है? ओडिशा राज्य के मयूरभंज अनुसूचित जिला में स्थित है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये बात आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है नंदन कानन अभ्यारण्य जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए नंदन कानन अभ्यारण्य जो है किस लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के लिए, हिरण के लिए, सफेद बाघ के लिए या फिर सफेद चीता के लिए? तो देखिए नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बताइए। तो देखिए नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इस सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो बताइए सदाबहार वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, विंध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं, नीलगिरी क्षेत्र में पाए जाते हैं या फिर सुंदरवन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देखिए सदाबहार वन जो है ये पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं, हिमालयी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं और अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन हो तो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हिमालयी क्षेत्र जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो बताइए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध या फिर नागार्जुन सागर बांध या फिर टिहरी बांध? तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछेगा तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पे है? टिहरी में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग ये बताइए कि टिहरी बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड के टिहरी जिला में स्थित है। ये बात आपको याद होना चाहिए। अगर पूछेगा कि टिहरी बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। और भागीरथी नदी और भीलांकना नदी के संगम पर स्थित है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। और किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये बताइए नागार्जुन सागर बांध जो है किस राज्य में है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है 2 राज्यों में है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कहाँ कहाँ पे है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। अगर पूछेगा कि नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगर आप लोगों से पूछेगा कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे है? तो ये पंजाब में है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो बताइए पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं कितने देशों के साथ लगती हैं? 3 देश के साथ, 4 देश के साथ, 2 या फिर 5 देश के साथ? तो देखिए पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं ये कितने देशों के साथ लगती हैं? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं ये 3 देशों के साथ लगती हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ। कौन कौन से देश हैं? एक है बांग्लादेश है, दूसरा नेपाल और भूटान है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? कटक में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, लखनऊ में स्थित है या फिर कानपुर में स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कटक उड़ीसा में है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है।
मनीला फिलीपींस, ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करेगा तो कटक उड़ीसा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है, तो देखिए रेलवे डीजल पूछेगा तो वाराणसी, क्या हो जाएगा, रेलवे डीजल वाराणसी। लेकिन अगर पूछेगा कि सवारी डिब्बा कहाँ वो है, तो पेराम्बू चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगर पूछेगा लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ पे स्थित है, तो चितरंजन में स्थित है। अगर पूछेगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, तो कपूरथला, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज्यादा किस चीज की पैदावार होती है, तो बताइए उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज्यादा किस चीज की पैदावार होती है, लौंग का, काफी का, इलायची का, या फिर हल्दी का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में जो है सबसे ज्यादा जो है हल्दी का पैदावार होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि जो है कॉफी का प्रकार बताइए, तो कॉफी के 3 प्रकार हैं, एक अरेबिका है, दूसरा कहवा है, उसके बाद तीसरा है रोबस्टिका। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कॉफी का प्रकार आप लोगों से पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। अच्छा ये बताइए आप लोग कॉफी में क्या पाया जाता है, तो कॉफी में कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। आप लोग ये बताइए कॉफी को किस चीज से प्राप्त किया जाता है, तो कॉफी को बताइए किस चीज से प्राप्त किया जाता है, बीज से या फूल से, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो बताइए तलचर जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए, अभ्रक के लिए, लौह उत्पादन के लिए, या फिर बॉक्साइट के लिए। तो देखिए तलचर जो है एक कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और उड़ीसा का तलचर जो है एक कोयला के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक बरसाती नदी है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बरसाती नदी है, महानदी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, या फिर व्यास है। तो देखिए अगर बरसाती नदी की बात करेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी है। कौन सी है, महानदी है। आप लोग ये बताइए गंगा नदी के किनारे जो है कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो देखिए अगर पूछेगा कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो हरिद्वार याद रखिएगा, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और मुंगेर और भागलपुर, ये जितने भी हैं ये टोटल जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा यमुना नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं, तो दिल्ली, मथुरा, आगरा और इटावा। कौन कौन से हैं, दिल्ली, मथुरा, आगरा और इटावा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री सैलम परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए श्री सैलम परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है, कृष्णा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर, भीमा नदी पर, या फिर पंपनी नदी पर। तो देखिए श्री सैलम परियोजना जो है ये बनाया गया है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगर आप लोगों से पूछेगा कि श्री सैलम परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर है। देखिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए भी हैं, यहाँ पे आया भी है, निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है, तो बताइए इस्पात का कारखाना जो है इन चारों ऑप्शनों में से किस जगह है, तो बताइए राउरकेला में है, कटक में है, भुवनेश्वर में है, या फिर पुरी में है। तो देखिए इस्पात का कारखाना जो है राउरकेला में है। कहाँ पे है, राउरकेला में है, कटक, पुरी और भुवनेश्वर में नहीं है। अगर पूछेगा कि राउरकेला में जो है इस्पात कारखाना कौन सा है, तो राउरकेला जो है, राउरकेला इस्पात कारखाना बताइए किस राज्य में है,
तो राउरकेला इस्पात कारखाना की बात करेगा तो उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में किस विदेशी देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। आप लोग ये बताइए कि भिलाई इस्पात कारखाना जो है कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर पूछेगा कि भिलाई इस्पात कारखाना जो है किस विदेशी देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। आप लोग ये बताइए कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है किस स्टेट में स्थित है? तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये किस विदेशी देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये पूछेगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से जो है दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। ये भी बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों से पूछें कि बोकारो इस्पात कारखाना जो है किस राज्य में स्थित है, तो बोकारो इस्पात कारखाना की बात करेगा तो ये कहाँ पे है? झारखंड में है। बोकारो इस्पात कारखाना बताइए कहाँ पे है? झारखंड में है। किस विदेशी देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछे कि जमशेदपुर इस्पात कारखाना जो है किस राज्य में स्थित है, तो जमशेदपुर इस्पात कारखाना जो है ये कहाँ पे है? झारखंड में है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इतना सारा अगर आप लोग इस्पात कारखाना याद रखते हैं तो इसी में से क्वेश्चन आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो बताइए विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग जो है भारत के पास है? तो देखिए 10.4%, 19.1%, 2.43% या फिर 24%। तो देखिए विश्व के क्षेत्रफल का जो है 2.43% जो है ये किसके पास है? भारत के पास स्थित है। किसके पास है? भारत के पास है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड करेक्ट आंसर होगा। अगर बात किया जाए कि भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान पे आता है? तो 7वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पे आता है? 7वें स्थान पर। अगर बात किया जाए जनसंख्या में किस स्थान पर आता है, तो पहले स्थान पर आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयवाड़ा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए विजयवाड़ा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कृष्णा नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे या फिर गोदावरी नदी के किनारे? तो देखिए विजयवाड़ा जो है एक कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। बताइए गंगा नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो हरिद्वार है, कन्नौज है, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, फिर पटना, मुंगेर, भागलपुर, ये सब क्या है? गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर है। अगर पूछेगा कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो यमुना नदी के किनारे पूछेगा तो दिल्ली, मथुरा, आगरा और इटावा। कौन कौन सा है? दिल्ली, मथुरा और आगरा, इटावा जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये है, एक बताइए कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो बताइए भारत में सबसे कम वन क्षेत्र जो है किस राज्य में है? केरल में है, हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान में है? तो देखिए भारत में सबसे कम वन क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है? हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में जो है सबसे कम वन क्षेत्र है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक वन जो है किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है और सबसे कम वन जो है हरियाणा में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो बताइए अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन जो है किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, केरल या फिर उड़ीसा में? तो देखिए अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन जो है ये किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर
फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो बताइए चिल्का झील जो है कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा या फिर केरल में है? तो देखिए चिल्का झील जो है ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर बात किया जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। कौन सा है? चिल्का झील है। अगर बात किया जाए ये किस प्रकार के झील के अंतर्गत आता है? तो ये लैगून झील के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? लैगून झील के अंतर्गत आता है। अगर बात किया जाए कि सबसे अधिक लवणता वाला झील कौन सा है? तो संभर झील है। कौन सा झील है? संभर झील है। और ये किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। अगर बात किया जाए भारत का सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछेगा तो वूलर झील है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो बताइए भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, गुजरात का है या फिर केरल का है? तो देखिए भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो ये गुजरात का है। तो किसका है? गुजरात का है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो देखिए अब प्रेजेंट टाइम में 18 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप अगर डी रहता तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाता। तो इसका आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय रेल को जो है ये कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 18 क्षेत्रों में। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? तो बताइए इसमें से कौन सा राज्य है जो स्थल रुद्ध है? गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है या फिर बिहार है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है जो स्थल रुद्ध है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार जो है ये स्थल रुद्ध राज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? बताइए दक्षिण गंगोत्री जो है ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, हिमालय की तराई में स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है? बताइए दक्षिण गंगोत्री जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं। तो बताइए नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं। बताइए कौन सा पर्वत घिरा है? विंध्या पर्वत घिरा है, सतपुड़ा पर्वत घिरा है, राजमहल पर्वत घिरा है या फिर अरावली पर्वत घिरा है? तो देखिए नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा कौन से पर्वत घिरे हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा जो है इस सतपुड़ा की पर्वत घिरे हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां पर जलोढ़ मिट्टी जो है नहीं पाया जाता है? तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में जो है जलोढ़ मिट्टी नहीं पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। तमिलनाडु में जो है लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र नहीं है? अगस्त मलाई, नल्ला मलाई, नीलगिरी या फिर पंचमढ़ी? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नल्ला मलाई जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है।
तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी सागर बांध जो है निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो बताइए, चंबल परियोजना का, कोसी परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का, या फिर भाखड़ा नागल परियोजना का। तो देखिए, गांधी सागर बांध जो है निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो गांधी सागर बांध जो है ये चंबल परियोजना का भाग है। किसका भाग है? चंबल परियोजना का भाग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।